नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप गारंटी या सिक्योरिटी के तौर पर किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो उनमें किस तरह की सावधानी बरतें ताकि भविष्य में अगर आपको लीगल प्रोसीडिंग में जाना पड़े तो किसी भी तरह से आप अपने खिलाफ कोई सबूत ना छोड़ें और आपके फंसने का कोई चांस ना हो, और जिस पर्पज़ से आपने उस चेक को लिया है उसे सही तरीके से यूज़ कर सकें और ख़ुद को सेफ भी रख सकें। होता क्या है कि लोग अगर कोई बिज़नेस डील करते हैं या किसी को कोई बड़ा अमाउंट लोन के तौर पर, उधार के तौर पर, चाहे वो फ्रेंडली लोन हो या बिज़नेस लोन हो, इस तौर पर कोई अमाउंट दे देते हैं और उसकी गारंटी के तौर पर रिकवरी के लिए एक चेक लेते हैं। और अगर वो व्यक्ति निर्धारित समय में वो अमाउंट देने में फ़ेल हो जाता है तो उस चेक का यूज करके पैसा रिकवर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जिस व्यक्ति ने गारंटी के तौर पर चेक लिया था वो खुद ही फंस जाता है, पैसा रिकवर नहीं कर पाता। और कई बार होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर उसके खिलाफ ही एफआईआर हो जाती है, 420 का केस हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने चेक का इस्तेमाल किया था उसने ब्लैंक चेक ले लिया था, ना तो उस पर अमाउंट लिखा था ना पर्पज़ लिखा था, और उसने अपनी ही हैंड राइटिंग में भर के उस चेक को बैंक में रिप्रेजेंट किया था। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अपने आप को सेफ रखते हुए अपना पैसा रिकवर कर सकें और जिस पर्पज़ के लिए, जिस मकसद के लिए आपने उस चेक को लिया था उसका सही उपयोग कर सकें। क्या सावधानियां बरतनी है, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहला काम तो अगर किसी व्यक्ति से आप चेक लेते हैं तो ये करें कि उस व्यक्ति से ही उस चेक को अपने बैंक, अपने अकाउंट नंबर और अमाउंट को भरवा लें, तभी वो चेक लें। देने वाले व्यक्ति की अगर हैंड राइटिंग में अमाउंट लिखा रहेगा, नाम और अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, तो वो व्यक्ति बाद में अगर पैसा देने में फ़ेल हो जाता है और आप उस पर 138 का केस करते हैं, तब वो ये नहीं कह पाएगा कि इन्होंने इस चेक का मिसयूज़ किया है, ये खोया हुआ चेक है, या ये चेक मैंने इनको किसी और पर्पज़ के लिए दिया था और इन्होंने इसका गलत इस्तेमाल कर लिया है। वो अपनी कही हुई बातों को और लिखी हुई बातों से मुकर नहीं सकता। लेकिन अगर आपने उसकी हैंड राइटिंग में नहीं लिखा है, खुद की हैंड राइटिंग से भरा है वो चेक और रिप्रेजेंट किया है, तब बाद में जब आप लीगल प्रोसीडिंग में जाते हैं तो आपके फंसने के चांसेज हो जाते हैं और चेक देने वाला व्यक्ति इस तरह की दलीलें देकर अपने आप को बचा सकता है। तो इस तरह की गलती करने से बचें। जिस व्यक्ति से चेक लेते हैं उसी के हाथ से, उसी की हैंड राइटिंग में आप उस चेक को भरवा लें, अमाउंट भी लिखवाएं, अपना नाम भी लिखवाएं जिसके नाम पे चेक लेते हैं, और साथ ही साथ अकाउंट नंबर भी मेंशन करा लें। इसके बाद चेक के पीछे किस पर्पज़ से ये दिया जा रहा है, मोटिव क्या है, किसी एग्रीमेंट के थ्रू या लोन अमाउंट है, या जो भी वजह है, किस वजह से आपने ये चेक लिया है, सिक्योरिटी के तौर पर, गारंटी के तौर पर, जो भी है, ये भी बैक साइड में लिखवा कर उसके साइन कराकर उसका मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन करवा लें चेक के पीछे। अगर आपने उस व्यक्ति से नहीं भरवाया है चेक, किसी भी वजह से चेक ले चुके हैं आप, या उस व्यक्ति ने जिसने गारंटी के तौर पे चेक दिया है वो खुद ही साइन करने से मना कर रहा है, अमाउंट भरने से मना कर रहा है, कोई भी बहाना करके, तब आप खुद से भर के उस चेक को कभी भी बैंक में रिप्रेजेंट ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अपना केस कमज़ोर कर लेंगे। अगर ऐसी नौबत आती है कि आपने उस व्यक्ति से नहीं भराया है तो आप खुद की हैंड राइटिंग में ना भरकर किसी अन्य व्यक्ति से भरवा सकते हैं। उसके बाद आप उस चेक को रिप्रेजेंट करें। हो सके तो जिस पर्पज़ के लिए आपने चेक लिया है उसी से संबंधित एक एग्रीमेंट भी बनवा लें, चाहे प्लेन पेपर पे या स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनाएं। उस एग्रीमेंट
एग्रीमेंट में उस चेक नंबर का जिक्र करें, अमाउंट का जिक्र करें कि हमने सिक्योरिटी के तौर पर या गारंटी के तौर पर या रिकवरी के तौर पर ये एक चेक दिया है जिसका नंबर सो एंड सो है, इतना अमाउंट है। ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में मेंशन कर लें ताकि भविष्य में वो आदमी किसी भी तरह से अपने बचाव में मुकर ना सके। क्योंकि अधिकतर मामलों में यही होता है कि व्यक्ति ब्लैंक चेक दे देता है या गलत साइन करके, फेक साइन करके चेक दे देता है और जिसने चेक लिया है उसको तो पता नहीं होता कि ये इसके ओरिजिनल साइन है या डुप्लीकेट साइन है, सही साइन किया है या गलत साइन किया है। ऐसे में जब वो चेक कोर्ट में, जब वो चेक बैंक में रिप्रेजेंट होता है भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर, तो पता चलता है कि सिग्नेचर मिसमैच की वजह से चेक रिजेक्ट हो गया या बैंक अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुका है सालों पहले, उसके बाद आपको चेक इशू किया गया है। इस तरह के अन्य कई तथ्य निकल के सामने आते हैं जिसे व्यक्ति पहले से नहीं पता कर सकता, वो परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद ही पता चलती है। तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए अगर आप इन बारीकियों का ध्यान रखेंगे तब आपका पक्ष मजबूत रहेगा। अगर वो चेक बाउंस भी हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है या बैंक अकाउंट पहले से ही क्लोज हो चुका है, उसके बाद आपको गलत साइन करके भी चेक दे दिया गया है, तब भी आप अपना पैसा, आपका केस जो है वो मजबूत रहेगा और आप अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे अगर इस तरह का एग्रीमेंट और रिटर्न में आपने चेक पर लिखवा लिया है। क्योंकि जब 138 का केस होता है तो अधिकतर जो आरोपी है वो यही कहता है कि चेकबुक चोरी हो गई थी और मैंने इसकी तो पुलिस में भी कंप्लेन कर रखी है कि ये चेक मेरा पूरा चेक ही गायब हो गया था या चेक मेरा साइन किया हुआ गायब हो गया है मेरे चैम्बर से या मेरे ऑफिस से, या कहीं गिर गया है या मिसप्लेस हो गया है या किसी ने मिसयूज़ किया है। इस तरह के बहाने और दलीलें देकर लोग अपना बचाव करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप इन बारीकियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा। अगर आपका चेक रिजेक्ट भी हो जाता है या बाउंस हो जाता है या बैंक अकाउंट क्लोज होने की वजह से आगे प्रोसीडिंग नहीं हो पाता आपका जो बैंक प्रोसेस है, तब भी आप अपना पैसा आसानी से रिकवर कर पाएंगे अगर चेक पे इस तरह की डिटेल आपने लिखवाई है और साथ ही एग्रीमेंट साइन कराना है। एक चीज़ और ध्यान रखें आप कि उस व्यक्ति, एक परेशानी और आती है जो चेक से पैसा रिकवर करने में, वो ये होता है कि व्यक्ति अपना पता जो दिए रहता है वहाँ से गायब हो जाता है, किसी नए पते पे चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है और उस व्यक्ति को ढूंढ पाना, उसका नया पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप ना तो लीगल नोटिस भेज पाते हैं और ना कोर्ट की प्रोसीडिंग हो पाती है, क्योंकि अगर व्यक्ति का पता ही नहीं होगा, कोई अपना घर छोड़ के चला गया है, उस जगह से कहीं अन्य जगह पे शिफ्ट हो गया है और उसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया है, संपर्क में नहीं है, तो आप उसका पता नहीं लगा पाएंगे। फिर आपके पास चेक है भी तो भी उसका यूज़ करके आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए हो सके तो उसका जो एड्रेस आईडी प्रूफ है या उसका कोई परमानेंट एड्रेस का प्रूफ अगर आपको मिल जाता है तो आप उसे पहले से ही लेकर रखें, ताकि आगे कोर्ट प्रोसीडिंग में आपके पास उस व्यक्ति का कोई एक पता हो जहाँ से संपर्क करके आपको न्यायालय की प्रक्रिया में मदद मिल सके और आप अपना पैसा आसानी से रिकवर कर पाएँ। क्योंकि अगर व्यक्ति आपकी पहुंच से बाहर हो जाता है, आपको उसका पता ही नहीं मालूम है, तो उस हालात में आपके लिए पैसा रिकवर कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो चेक लेने के साथ साथ आप चेक एग्रीमेंट के साथ साथ आप हो सके तो उसका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी विद सिग्नेचर लेके रखें। सिग्नेचर से या हो सके तो उसके पैन कार्ड की कॉपी या कोई ऐसा दस्तावेज उसका लें जिसमें उसने पहले से ही सिग्नेचर कर रखा हो। तो साथ ही साथ एड्रेस आईडी प्रूफ के साथ उस व्यक्ति का सिग्नेचर भी वेरीफाई आप चेक से कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने जो साइन किया है वो सही है कि गलत है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति जो अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स में साइन करता है वही अपने चेक में भी साइन किया हुआ हो। कई बार होता है लोग डिफरेंट जगह पे डिफरेंट साइन करते हैं, लेकिन ये सारे तरीके हैं जिनको ध्यान में रखकर आप अपने पक्ष को मजबूत कर सकते हैं और भविष्य में आने वाली मुश्किलों से बच सकते हैं। इस बात से बिल्कुल भी घबराएं, परेशान ना हो कि आपका चेक अगर रिफ़ंड हो गया है, चाहे वो पैसे ना होने की वजह से या सिग्नेचर मिसमैच की वजह से या उस व्यक्ति ने अगर अकाउंट पहले ही क्लोज करा दिया था, तब आप पैसा रिकवर नहीं करा पाएंगे। आपका कानूनी पक्ष तब भी मजबूत है अगर आपने उसी के हैंड राइटिंग में भरा हुआ चेक अमाउंट और जो डिटेल्स बताई है इनको फॉलो करके आपने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति ने अकाउंट क्लोज करा दिया था या उसने स्टॉप पेमेंट करा दी है चेक की।
तब भी आप लीगल प्रोसीडिंग जो है न्यायालय की प्रक्रिया, तब भी आपके केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका पक्ष स्ट्रांग ही रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि लेन देन या बिजनेस डील या जो कुछ भी हुई है आप दोनों के बीच में, जिसके साथ आपका बिजनेस हो रहा है या लेन देन हो रहा है, या जिस व्यक्ति से आपका ये पैसा रिकवर हुआ था या बिज़नेस कर रहे थे या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसी नाम पे ही चेक लें, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परिवार के उस चेक को ना लें। जिस व्यक्ति के साथ लेन देन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है या बिज़नेस कर रहे हैं आप, या पैसा रिकवर करने की जो भी प्रक्रिया है, चेक लिया है गारंटी के तौर पर, उसी व्यक्ति के नाम पर ही चेक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लेन देन किसी और के नाम पे है और चेक परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर आपने बनवा लिया है, तो फिर आपके लिए आगे मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के नाम पर पैसा लिया जा रहा है या बिजनेस हो रहा है या कंपनी है या फर्म है, जो भी है, उसी के नाम पर ही आप चेक भी लें, किसी अन्य के नाम पे ना लें, क्योंकि आगे आपको एविडेंस देने पड़ेंगे जब न्यायालय में, तो यही सारे प्रूफ आपका पक्ष स्ट्रांग करेंगे पैसा रिकवर होने में। 138 या सिविल रिकवरी केस पर मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगी। लीगल नोटिस कैसे भेजते हैं, या 138 के केस में कितने समय में पैसा रिकवर होता है और क्या प्रक्रिया है पूरी, सिविल रिकवरी का क्या रोल रहता है, 138 और सिविल रिकवरी में क्या फ़र्क है, इस सब पर मैं इस सब टॉपिक पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप इस तरह की और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।